बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। देखिए, जो विषम परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, इसमें हमें अपनी पढ़ाई को साथ साथ चलाते रहना है। ये ध्यान रखना है कि इन विषम परिस्थितियों के कारण हमारा भविष्य जो है वो प्रभावित ना हो। इसलिए निरंतर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। और जैसा कि हमारा आज 8वां चैप्टर इस समय चल रहा है, 2 वीडियोज आप देख चुके हैं, ये उसका तीसरा वीडियो है, थर्ड पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक सामान्य सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं इसका। इसके अंतर्गत हम पढ़ के आ रहे हैं कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। तो जो मुगल साम्राज्य है, इस कालखंड में 16वीं व 17वीं सदी में कृषि समाज कहाँ का? भारत का। ये कैसा था, हम इसको पढ़ रहे हैं। इसमें 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं। स्रोत के बारे में जाना है कि हमें स्रोत कौन से मिले हैं, कहां से प्राप्त हुए हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक आता है वो है किसान और जमीन, यानी किसान जो थे वो उनकी भूमिका क्या थी और उनके पास जो जमीन थी उसका दायरा क्या था। यानी कि किसान जिसका आधार, जिसके जीवन का मूल स्रोत जमीन होती है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, जैसे बिना विद्या बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन सोना होता है, वैसे ही इसका एक तरह का आभूषण समझ लीजिए कि कृषक के लिए कृषि जो है उसका आभूषण है। यानी किसान के पास यदि जमीन नहीं है तो वो किसान कैसा। तो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि जो किसान है, किसान और उसकी जमीन, ये दोनों कैसे हैं, उनकी दशा उस समय की क्या रही है, वही देखेंगे आगे। ठीक है, तो आइए, ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर 8 है, पार्ट 3। तो किसान और जमीन, किसान और जमीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो किसान है इसे जो भारतीय फारसी ठीक स्रोत प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन होगी कि भारतीय फारसी क्या है। तो ऐसे ग्रंथ जो फारसी भाषा में लिखे गए हैं या फारसी यात्रियों, फारस से आए हुए यात्रियों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन वो कहाँ उपलब्ध हैं? भारत में, और भारत के बारे में लिखे गए हैं। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि इंडो नेपाल, यानी ऐसे लोग जो इंडियन हैं और नेपाली भी हैं, नेपाल में है, या फिर इंडियन है जो नेपाल में बसे हुए हैं, नेपाली है वो इंडिया में है। ऐसे एंग्लो इंडियन होता है, यानी वो अंग्रेज जो भारतीय हो गए, एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है भारतीय फारसी, यानी भारत में लिखे गए या भारत के बारे में लिखे गए फारसी ग्रंथ। ठीक, इन स्रोतों में जो किसान का परिचय प्राप्त हुआ है, किसान, इसे रैयत कहा गया है, रैयत कहा गया है। ठीक, अगर पूछा जाता है कि रैयत से आप क्या समझते हैं, तो भारतीय फारसी ग्रंथों में किसान के लिए रैयत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, जिसका बहुवचन, भाई किसान और किसानों, वैसे रैयत इसका बहुवचन होता है रियाया। ठीक, रियाया। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। इसका प्लूरल नंबर है, ये सिंगुलर नंबर हो जाता है, ये प्लूरल नंबर हो जाता है, यानी बहुवचन में इसको हम रियाया कहते हैं। यानी बहुत सारे कृषकों के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि मान लीजिए हमें कहना है कि हमें हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों ने कर दे दिया। अगर इस बात को हमको कहना है तो हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के रियायों ने हमें कर दे दिया। जो रियाया है उनमें ओ की मात्रा लगा के इसको हम प्लूरल बना लेंगे, यानी रियाया जब कह देंगे तो ये सारे एक साथ आ जाएंगे। और रैयत कहेंगे तो हम उसे व्यक्तिगत किसान को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी पर्सनल, पर्सन टू पर्सन किसान को रैयत, और जब इनका समूह होगा तो उसे हम रियाया कहेंगे। यानी उत्तर प्रदेश के जो रियाया है उन्होंने टैक्स दे दिया, हम ये बात कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
इन्हें रैयत, रियाया या इसके अतिरिक्त मुजरियान भी कहा जाता था। ठीक, ये हो गया इनका नाम। पहले किसान को रैयत कहते हैं या रियाया कहते हैं, और साथ ही साथ इनको मुजरियान, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए रैयत, रियाया या मुजरियान, तीनों में से किसी के बारे में पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य में कृषि कार्यों में लगे हुए लोगों को रैयत या रियाया अथवा मुजरियान कहलाता था। ठीक, आइए, ये तो हो गई किसानों की बात, किसानों को क्या नाम दिया गया था। अब आगे हम आते हैं किसानों का जो प्रकार था वो कैसा था। जो जमीन होती थी उसमें दो तरह के किसान होते थे। एक होते थे खुद काश्त और दूसरे होते थे पाही काश्त। ठीक, पाही काश्त आपको ऐसे में मिलेगा, पही काश्त। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पाही हो या पही हो दोनों एक ही चीजें हैं। अब हम ये देखेंगे खुद काश्त का मतलब क्या है और पाही काश्त का मतलब क्या है। तो पहले हम देखते हैं खुद काश्त को। खुद काश्त को देखने से पहले हम देखते हैं पाही क्या होता है। गांव में, अवधी भाषा में, ग्रामीण क्षेत्रों में पाही या हाता होता है। ठीक, पाही या हाता होता है। ये वह स्थान होता है जो घर से दूर होता है और यहाँ पर व्यक्ति जानवरों को रखते हैं तथा कृषि से संबंधित जो भी संसाधन होते हैं, हल, कुदाल, फावड़ा, ट्रैक्टर, अभी वर्तमान में भी होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर रखते हैं। यानी आपका जो लिविंग प्लेस है उससे अतिरिक्त, यानी उसके बाद एक स्थान आपका ऐसा है जहां से आप एक तरह से मॉनिटरिंग करते हैं अपनी पूरी एग्रीकल्चर की और अपने पशुओं की देखरेख करते हैं जहां पर ले जाके। ठीक, ये हो जाता है आपका पाही या हाता, यानी वो घर से दूर होता है। तो पहली बात आप पाही शब्द से ही समझ लीजिए कि पाही मतलब ये हो रहा है कि जहां आप निवास करते हैं वहां से अलग होने की बात है, दूर है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं खुद कास्ट को, फिर पाही कास्ट को देख लेंगे। पाही समझना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अभी आगे कंफ्यूजन हो जाती। तो पाही का मतलब होता है कि घर से कुछ दूर पर खेत में या कहीं पर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना जहां पर कृषि से संबंधित संसाधन आदि आप रखते हो या फिर आप अपने पशुओं को रखते हो। खुद कास्ट का मतलब होता था कि जो किसान, ये वैसे किसान होते थे जो जहां पर निवास करते थे उसी के आसपास खेती करते थे, आसपास कृषि करते थे। ठीक, उसी के आसपास खेती का कार्य करते थे। यानी कि खुद कास्ट का मतलब है कि वह किसान जो अपने निवास के आसपास या फिर ये कहिए कि ऐसे कृषक जो गांव के भीतर ही कृषि कार्य करते थे वह खुद कास्ट कहलाते थे। ठीक, अब अगर पाही पे जाया जाए तो सिंपल सा पाही का मतलब ये हो जाएगा दूर है। तो यानी कि ऐसे किसान जो अपने गांव से दूसरे गांव में जमीन लेकर कृषि कार्य करते हो वो पाही कास्ट कहलाते थे। ठीक, एक लाइन में खुद कास्ट जो डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि खुद कास्ट का मतलब है वह किसान जो कृषि कार्य अपने निवास के इर्द गिर्द या उसी गांव के भूमि पर करते हो। पाही कास्ट वह किसान जो अपने गांव से बाहर निकलकर अन्य गांवों में जाकर कृषि भूमि जो है ठेके पर लेकर। अब ठेका क्या होता है, ठेका पद्धति में बता देता हूं आपको, इसमें यहाँ पर ठेका भी पढ़ना जरूरी है। तो ठेका पद्धति में होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बीघा जमीन है तो आपने इनको ठेका दे दिया कि आप ले जाइए, आप 1 वर्ष इसमें कृषि कीजिए और मुझे 1 वर्ष में प्रति वर्ष 2 फसल के हिसाब से मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए। ठीक, यानी प्रति वर्ष 20,000 रुपए हमने दे दिया, एकदम फिक्स डिपॉजिट। अब हम इसमें चाहे आलू बोए और चाहे गन्ना बोए या कुछ ना बोए, इसको खाली पड़ा रखें। ठीक, खुद जाके उसमें चाहे डांस किया करें। इससे डांस नहीं करेंगे 10 बीघे जमीन में फिलहाल,
लेकिन मैं बता रहा हूँ मतलब आप उसको कैसे भी यूज कीजिए, बस उसको आप गड्ढा नहीं खोद सकते, तालाब नहीं बना सकते, बेच नहीं सकते, ये सारी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन आप चाहें तो उसमें आप शादी ब्याह का कार्यक्रम करवाइए, मतलब कुछ भी करिए, आप उसमें कोई रोकने नहीं आएगा। आपसे बात जो होगी वो 1 साल बाद ही होगी। आप मान लीजिए आपने 5 साल का ले लिया तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक ठीक, 1 लाख रुपए आप दे दीजिए उनको 5 साल के लिए, 5 साल की फुर्सत। ठेका का मतलब यही है कि एक निश्चित रकम दे करके उस पर अपना कुछ समय के लिए मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, तो यही होता था ठेका। तो यहाँ पर क्या होते थे कि पाही कास्त जिन लोगों के पास, अब पाही कास्त कैसे बनते थे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये तो हो गई कहानी खुद कास्ट और पाही कास्ट की। खुद कास्ट का काम जो है वो सिंपल सा है, सीधे सीधे अपना जहां पर रहते हैं उसी के आसपास कृषि कार्य के लिए जमीन चाहे शासक से ले ली चाहे जमींदार से ले ली, जिससे भी मिल गई ले ली अपना, और खेती कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन जो कर उनके ऊपर लग रहा है उसका दे दे रहे हैं, बात खत्म हो जा रही है। इतना सा। पाही कास्ट में पाही का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि अपने निवास से बाहर जाकर यानी दूसरे गांव में जाकर कोई निवास स्थान बना लेना या कृषि कार्य कर लेना। तो यहाँ पर इनकी जमीन तो होगी नहीं, तो क्या करेंगे, ठेके पर लेंगे। ठीक, ठेका का मतलब कई होता है। एक ठेके का मतलब जहां पर शराब वगैरह बिकती है उसको भी ठेका कहते हैं, तो उस ठेके का मतलब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मतलब है ठेके का मतलब ये है कि एक निश्चित रकम देकर कुछ समय के लिए उस भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, ये ठेका कहलाता था। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, जब व्यक्ति अपने गांव से निकल कर जाएगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। यदि वर्तमान में मजदूर बाहर से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, मतलब सभी राज्यों में वापस जा रहे हैं, मजदूरी नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे फर्स्ट क्लास लोग, सेकंड क्लास लोग, थर्ड क्लास लोग, सब लोग आ जा रहे हैं, और वर्कर्स हैं जो ऑफिशियली वर्क करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वो भी सब लोग आ जा रहे हैं। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सब आ जा रहे हैं। लेकिन वो आ रहे हैं वापस, इसका मतलब गए थे। तो क्यों गए थे, जब उनके पास संसाधन यहाँ नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ पर रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में बाहर गए। तो जब बाहर गए तभी तो वापस आए, तो ये आना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बाहर गए तो क्यों गए, यहाँ पर उनके भूखमरी की स्थिति बन सकती थी। यही यहाँ पर देख लेते हैं कि ये पाही कास्ट बनाने की नौबत क्यों आई भाई। ऐसी कौन सी स्थिति पड़ गई कि आप अपने खेतों में कार्य नहीं कर पा रहे, अपने गांव में आपका पूरा नहीं पड़ रहा, आप बाहर जा रहे हैं। तो इसके 2 कारण थे। पहला, अधिक लाभ, लोग अधिक लाभ कमाने के लिए गए। दूसरा, उपेक्षा के कारण। जैसे कभी कभी जातीय समीकरण के कारण उपेक्षा होती है, कभी कभी धर्म के आधार पर उपेक्षा होती है। तो इन सभी उपेक्षाओं के कारण लोग अपने गांव से बाहर जाके कार्य करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में कुछ रेपुटेशन का भी मामला आ जाता है कि हम बहुत सम्मानित थे, दादाजी जमींदार थे, जमींदार के बेटे छोटे वाले जमींदार और उनके जो पोते आए एकदम नालायक निकल गए, तब वो कृषि नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन गांव में करेंगे तो बेइज्जती होगी। तो ऐसे में दूसरे गांव की जमीन ठेके पर ले लिए और अधिक लाभ के लिए वहां जाके काम कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय उपेक्षाओं के कारण, जिनके पास जमीन ही नहीं है, केवल मकान ही है, तो ऐसे में क्या किया, उन्होंने भी जाके बाहर ठेके पे जमीन ले ली। भुखमरी से तो अच्छा ही कि जाके काम कर लिया जाए। तो इन्हीं परिस्थितियों के कारण पाही कास्ट जैसे कृषक वर्ग का उदय हुआ और ये दूसरे गांव में जाकर कृषि करने लगे। ठीक, इतना समझ में आया। खुद कास्ट और पाही कास्ट ये दोनों तैयार रखिएगा, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी भी मैं भी पूछ सकता हूँ, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, खुद कास्ट और पाही कास्ट दोनों बहुत जरूरी चीज है। रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, फारसी शब्द है, और रैयत, रियाया और मुजरियान ये सभी किसान के ही उपनाम है या उनके अन्य नाम है। ठीक, इसी में है। अब यहाँ पर हमने देखा कि खुद कास्ट और पाही कास्ट 2 वर्ग हमको कृषक के मिल गए। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखेंगे किसान के पास था क्या, उस समय किसान के पास क्या था, उसकी आर्थिक दशा कैसी होती थी। बस उस समय संपूर्ण उत्तर भारत में अधिकांश किसानों के पास जो उनकी पूंजी थी वो थी 1 जोड़ी बैल और हल। ठीक, बैल और हल थे उनके पास, यही संसाधन थे। यानी कि कृषि उत्पादन बहुत बेहतर नहीं रहा होगा। भाई कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश ज्यादा हो गई, तो बैलों का तो उसमें कोई रोल नहीं है, हल की उसकी कोई भूमिका है।
हल की भूमि का बस एक ही बार, उसके बाद उसका काम खत्म, पूरे सत्र में आप उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उस समय के जो कृषक था उसका जो उसके बाद जो संसाधन थे वो एक जोड़ी बैल और एक हल के अतिरिक्त अन्य कोई संसाधन नहीं होते थे। ये उस समय के किसान की स्थिति थी, खुद काश और पाही काश। पाही काश कृषक जो होते थे वो मजदूरों से भी कार्य करवाते थे। भाई अगर लाभ के लिए गए हैं आप तो जाने की बड़े स्तर पर करेंगे कार्य, बड़े स्तर पर कार्य करेंगे तो आपको लोन की आवश्यकता होगी। तो इस कारण पाही कास्ट वाले किसान जो होते थे वो अन्य लोगों से भी कार्य करवाते थे, जिससे रोजगार का सृजन होता था। इससे रोजगार का सृजन होता था, लेकिन साथ ही साथ इस रोजगार के बाद यदि मान लीजिए मजदूरी उधार रह गई, उधार का मतलब समझते हैं, सामान ले लेना पैसा बाद में देंगे ऐसा कह देना, ठीक, तो ये उधार रह गई और फसल नष्ट हो गई, तो ऐसे में तो जमींदार देने वाला पैसा नहीं है, ये क्या करेंगे, बेईमानी कर लेंगे। तो ऐसे में भी होता था कि रोजगार के साथ साथ, रोजगार के सृजन के साथ साथ शोषण भी सृजित हुआ। ठीक, लोग अधिकांश कार्यों में लगे होते हैं, फिर अचानक से कहते हैं नहीं यहाँ पे तो बहुत शोषण है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप बात जान लीजिए कि जैसे जैसे रोजगार का सृजन होता है वैसे वैसे शोषण का भी सृजन होता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर रोजगार और सृजन शोषण दोनों का सृजन एक साथ आरंभ हुआ, ये स्थिति थी यहाँ की। अगर देखा जाए गुजरात में, गुजरात उस समय गुजरात में 6 एकड़ जमीन रखने वाले कृषक को समृद्ध और खुशहाल माना जाता है। यानी जिसके पास गुजरात में 6 एकड़ जमीन थी, माना जाता था कि यह कृषक समृद्ध है। ठीक उसी प्रकार बंगाल में 10 एकड़ रखने वाले को समृद्ध माना जाता था और 5 एकड़ रखने वाले को औसत दर्जे का किसान, औसत दर्जे का किसान माना जाता था। ठीक, ये हो गया। यानी हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो किसान है वो 6 एकड़ रख रहा है, यहाँ पर समृद्ध है, यहाँ 10 एकड़ रख रहा है तो समृद्ध। यानी अलग अलग वातावरण था कृषि का, उत्पादन जो था वह एक समान हर जगह नहीं था। यानी स्थान के परिवर्तन के साथ साथ उत्पादन में परिवर्तन आता था और उत्पादन के परिवर्तन के कारण, उत्पादन में आए परिवर्तन के कारण इनकी आर्थिक दशा आपस में ही भिन्न थी, समान कृषि होने के कारण इस बात भी। यानी कि जो कृषि का क्षेत्र है यानी 10 एकड़ सबके पास है, लेकिन उसकी जो उत्पादकता है, उसकी गुणवत्ता जो है कृषि की, उसके अलग अलग होने के कारण, उसके सिंचित क्षेत्र में होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति सबकी अलग अलग होती थी। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, जब हम किसान को पढ़ ही रहे हैं तो किसान का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसकी फसल की सिंचाई। तो हम लोग सिंचाई तकनीक पे आते हैं। सिंचाई तकनीक, सिंचाई तकनीक, तकनीक मतलब तरीका, टेक्नोलॉजी। उस समय देखा जाए तो जंगल अधिकांश, मतलब जंगल था, जंगलों को काटकर कृषि क्षेत्रों को बढ़ाया गया। यानी कृषि के लिए क्षेत्र का विस्तार हुआ, कृषि जो खेती करने योग्य भूमि है उसका विस्तार हुआ, यानी वो बढ़ी। साथ ही साथ मजदूरों की उपस्थिति भी थी। ठीक, कृषि के लिए क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि तथा मजदूरों की उपस्थिति। देख लीजिए, कृषि योग्य भूमि की वृद्धि तथा मजदूरों की उपस्थिति और कृषकों की गतिशीलता
गतिशीलता का मतलब कृषक एक जगह स्टेब्लिश नहीं है, वो जगह जगह है, प्रयोग कर रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, यहाँ से वहां से वहां, जहां पर उनको बेहतर उत्पादन मिल रहा है उस स्थान की ओर विस्थापित हो जा रहे हैं। कभी कभी वो अपने कार्य के तरीकों में परिवर्तन। गतिशीलता का मतलब यही नहीं है कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। गतिशीलता का मतलब ये भी है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, लेकिन आप अपने कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन ले आइए, उसको थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए। ये क्या है? ये भी आपकी गतिशीलता ही है। तो कृषि योग्य भूमि की वृद्धि, मजदूरों की उपस्थिति तथा कृषकों की गतिशीलता ने कृषि का विस्तार किया। कृषि का विस्तार किया। ठीक, यदि प्रश्न आता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि क्षेत्रों में या कृषि में विस्तार के क्या कारण थे, तो कारण यही था कि कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता या बहुतायत या उसमें निरंतर वृद्धि, मजदूरों की उपस्थिति तथा कृषकों की गतिशीलता के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्रों में विस्तार हुआ या कृषि के क्षेत्र का स्वरूप बदल गया। ठीक, सिंपल सा। एक लाइन में दोबारा देखेंगे कि कृषि योग्य भूमि की वृद्धि, कृषि करने लायक भूमि, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि, मजदूरों की उपस्थिति तथा कृषकों की गतिशीलता ने कृषि उत्पादन को बढ़ाया या कृषि क्षेत्रों में विस्तार किया। ठीक, चलो आगे आइए। अब यहाँ पर देखा जाएगा कृषि को, सिंपल सा 2 लाइन में समझेंगे बहुत आराम से। कृषि तकनीक, जो सिंचाई तकनीक है उसको हम देख लेंगे। इसमें कोई तकनीक नहीं थी, बस रहट था, वही हम देख लेंगे। आपको पूरा एक पेज मिल जाएगा, उस पेज में आपको रहट का ऐसे डायग्राम बना हुआ दिख जाएगा। बैल गोल गोल घूम रहा है, कुएं से पानी ऐसे से निकल के एक बाल्टी के थ्रू आ रहा है, बाल्टियां उसमें लगी हुई हैं ऐसे जग टाइप का, वो निकाल के ला रहा है, डाल देता है बाहर, बाहर से पानी निकल जाता है, वो रहट है। ठीक, वो आपने सुना नहीं है? रहट की सुनते ही रहट की आवाज है, वो गाना वाला है नहीं, देशभक्ति गाना, उसमें रहट की आवाज, तो वही रहट है, पानी निकालने वाला रहट। ठीक, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अब आइए कृषि को देख लेते हैं। तो कृषि का इस पर इसका जो मुख्य उद्देश्य होता था, कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिंपल सा एक क्वेश्चन, कृषि का मुख्य उद्देश्य उस समय भी आज भी, तो कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है पेट भरना। ठीक, उस समय सिर्फ एकमात्र ही उद्देश्य था। भाई आज तो विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग कृषि क्षेत्रों में जैसे तकनीकी परिवर्तन हुए हैं और कुछ ऐसी फसलों का भी उत्पादन होता है जिसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते या हम कर ही नहीं सकते। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी जेट्रोफा का पेड़ आता है, जेट्रोफा के बीज जो तो उससे डीजल बन जाता है, ग्रीस ऑयल बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो उसको हम कभी नहीं यूज कर सकते या निकाल भी नहीं सकते उससे, मतलब वो हम डिपेंड ही है किसी दूसरे के ऊपर, उसका हम अपने घर में यूज नहीं कर सकते। मेंथा ऑयल हो गया, मेंथा ऑयल भाई अब हम निकाल नहीं सकते, और निकाल भी लेंगे तो उसको क्या करेंगे? छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम हल्का फुल्का होता है, बाकी मोस्टली वो नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में बाहर हम बेचते हैं, यानी जैसे गन्ना हो गया, अब गन्ने में क्या करेंगे? उसको हमको मिल को देना ही देना है। तो ये सारी फसलें क्या है? ये नगदी फसलें हो गई आपकी, जिसको आप तैयार करेंगे और बेच देंगे, पैसा आ जाएगा। फसलें 2 तरह की होती है, एक नगदी होती है और एक प्रयोग के लिए होती है। जो फसल तैयार होने के बाद सीधे बिकेगी, उसका हम सीधे यूज कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारी नकदी फसल हो जाती है, जिसमें मेंथा ऑयल, पेपरमिंट जिसे कहते हैं, और ये गन्ना हो गया, अफीम हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो काफी। लेकिन उस समय जो कृषि का उद्देश्य था वो व्यापारिक नहीं था, वो सिर्फ पेट भरना था। ठीक, तो इस कारण अब जब पेट भरना सिर्फ उद्देश्य है तो वही फसलें बोई जाएंगी जो खाने में योग्य हो, जैसे गेहूं। गेहूं आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, आई होप कि खाया भी होगा। गेहूं, चावल, ठीक, ज्वार, ज्वार बाजरा, ठीक, ज्वार बाजरा सुना है, ज्वार घाटा नहीं है, ज्वार, इन सारी फसलों का उत्पादन होता था। ठीक, इन सारी फसलों का उत्पादन होता था जिनका प्रयोग होता था खाने में। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हमने देखा इनका प्रयोग होता है खाने में।
अब हम देख रहे हैं कि ये फसलें हैं जो उस समय की मुख्य फसल है, यानी जो मेन क्रॉप है वो यही है। अब इसमें कुछ फसलें आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें कम सिंचाई की आवश्यकता है, कुछ ऐसी मिलेंगी जिनमें ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। तो आइए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर देखा जाए गेहूं, ठीक, तो एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए चला गया था। आइए, तो हम लोग ये देख रहे थे कि फसलें जो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं। गेहूं, चावल, ज्वार हमने देखा 3 मुख्य फसलें थी जो उसमें उत्पादित की जाती थी और इनका मुख्य उद्देश्य होता था उस समय लोगों का पेट भरना। तो गेहूं जो है वो कम सिंचाई वाली फसल है। ज्वार अगर देखा जाए और चावल धान जो है, धान होती है, धान, इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता है, अधिक सिंचाई चाहिए। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लगभग 40 इंच तक बारिश होती थी। उन क्षेत्रों में चावल या धान का उत्पादन, चावल धान दोनों एक ही चीज है, इनका उत्पादन होता था। और कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता था। ठीक, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी फसलें भी होती थी जिनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती थी, लेकिन उस समय अधिकांश सिंचाई व्यवस्था की निर्भरता जो थी वो थी मानसून पर। मानसून जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कृषि क्षेत्र में, भारत में आज भी है, उस समय भी होता था। मानसूनी बारिश जब आती है उसके बाद ही खरीफ की फसलों की बुआई आरंभ होती है। ठीक है, तो उस समय कुछ डिपेंडेंसी जो थी, निर्भरता जो थी वो मानसून पे थी, लेकिन इसके बाद अगर किसी फसल में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी तो उसके लिए रहट की व्यवस्था थी। रहट कुएं में होता था। ठीक, कुएं में ऐसे ये चरखी लगी होती थी और ये ऐसे पानी खींच के लाता था, बाहर डालता था और ये पानी बाहर निकलता था। आपकी बुक में दिया हुआ है उसका रहट का चित्र भी, तो आप उसके वहां से देख लीजिएगा। तो इस तरह से सिंचाई तकनीकी में रहट का प्रयोग वैकल्प के तौर पे किया जाता था, लेकिन अधिकांश निर्भरता मानसून यानी कि जो बारिश होती थी उस पे होती थी। और इसके साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में नहर व नालों से सिंचाई होती थी। ठीक, नहर व नालों से सिंचाई होती थी। इन नहरों में एक महत्वपूर्ण नहर थी शाह नहर, जो कि पंजाब में बनी थी, पंजाब में थी, और इसको बनवाया था शाहजहां ने। ठीक, शाहजहां ने। अगर पूछा जाता है कि शाह नहर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये पंजाब से संबंधित है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए निर्भरता मानसून पर, रहट पर और नहर और नालों के पर निर्भर थी। यानी हम देखेंगे कि सिंचाई व्यवस्था जो है उसमें यदा कदा प्रत्येक क्षेत्रों का यानी अलग अलग संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर नहरों के माध्यम से, कहीं नालों के माध्यम से, कहीं तालाबों के, नदियों के माध्यम से, तो कहीं पर मानसूनी बारिश का इंतजार किया जाता है। ठीक, तो ये थी उस समय की सिंचाई तकनीक। ठीक, अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे जो होगा फसलों की भरमार, यानी फसलों की भरमार, कौन सी फसलें सर्वाधिक थी, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है।